A very warm welcome to all the students on the channel, and today we are going to study a very beautiful and thought provoking poem, An Elementary School Classroom in a Slum। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि कविता का जो टाइटल है वो एलिमेंट्री स्कूल है जो कि स्लम के अंदर चलाया जा रहा है। तो ऐसे स्कूल की क्या कंडीशन है, उस स्कूल की क्या समस्याएं हैं, वो इस कविता के अंदर हम पढ़ेंगे। और स्लम जो होता है वो जो गंदी बस्तियाँ जो होती हैं उनको स्लम बोला जाता है। जैसे हमारे देश में बहुत जगह वो गंदी बस्तियाँ पाई जाती हैं, झुग्गी झोपड़ियों में लोग वहाँ रहते हैं। अधिकतर जो ऐसे स्लम्स हैं वो शहर का जो बाहरी हिस्सा होता है वहाँ पर ही अधिकतर मिलती हैं। भारत का जो मुंबई शहर है वहाँ का जो स्लम है धारावी, वो पूरे देश में मशहूर है। तो ऐसे स्लम्स में जो स्कूल इस्टेब्लिश किए गए हैं उनकी क्या स्थितियाँ हैं, वो इस कविता का सब्जेक्ट मैटर है। कविता को शुरू करने से पहले इसके जो कवि हैं, जो पोएट है जिन्होंने इस कविता को लिखा है, स्टीफन स्पेंडर, कुछ बातें उनके बारे में बता देना चाहूँगा। स्टीफन स्पेंडर 20वीं सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल कवियों में से एक रहे हैं और उनकी जो कविताएं हैं वो सोशल इनजस्टिस और जो इनइक्वालिटी है उसको फोकस करके लिखी गई हैं। ये जो प्रेजेंट कविता अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर भी जो सोशल इनजस्टिस है, जो इनइक्वालिटी है, उसको भी बहुत ब्रॉड स्केल पर फोकस किया गया है। तो आइए कविता को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कविता के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। शुरुआत में आप देख सकते हैं कि राइटर स्टीफन स्पेंडर, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो में कविता के अंदर 4 स्टैंजाज हैं। इस वीडियो के अंदर शुरुआत के जो 2 स्टैंजा है वो मैं आपको बताऊंगा और जो बाकी के जो 2 स्टैंजा हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और कविता के अंदर जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मैं वीडियोज़ के लास्ट में उनको डाल दूंगा और जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है उसको कविता के अंदर यहाँ हाईलाइट कर दूंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में, समझने में उसको सहूलियत हो जाए। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn round their pallor, the tall girl with her way down head, the paper-seeming boy with red eyes, the stunted, unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson, from his desk. At the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this। तो कविता की शुरुआत में एक ऐसे क्लासरूम को दिखाया गया है जो कि स्लम एरिया के अंदर चल रहा है, यानी कि एक स्कूल है उसका क्लासरूम है जो इस स्लम एरिया के अंदर चल रहा है। तो उसके अंदर जो बच्चे हैं उनकी स्थिति को कविता के पहला स्टैंजा में दिखाया गया है। वो कहता है कि जो गस्टी वेव्स है इनसे दूर इन चिल्ड्रन के जो फेसेस हैं उनको देखिए, वो किस तरह दिखते हैं, जैसे कि लाइक वीडलेस रूट्स, जैसे कि रूटलेस वीड्स, जो अनवांटेड जो ग्रास होती है, जो हमारे गार्डन में या आसपास जो ग्रीनरी होती है वहाँ जो उग जाती है, तो जिस तरह से उनको उखाड़ के फेंक दिया जाता है गार्डन को ब्यूटीफाई करने के लिए, तो ठीक इसी तरह से कवि कहता है कि ये जो बच्चे हैं ये ऐसा लगता है जैसे कि ये अनवांटेड है, यानी कि समाज को इन लोगों की ज़रूरत नहीं है। और जो समाज का जो स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं समाज की जो ब्यूटी है वो ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड हो रही है। द हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, पैलर का मतलब होता है पीलापन, यानी कि उनके चेहरे पर जो पीलापन है, पीलापन या तो ड्यू टू सम काइंड ऑफ डिजीज़ और आउट ऑफ फियर, चेहरे का जो रंग उड़ जाता है, पीलापन जो चेहरे पर आ जाता है। राइटर उसी के बारे में बात करता है कि उनके जो बाल हैं बिखरे हुए हैं, अच्छे तरीके से कॉम नहीं है और उनके पीले पड़े हुए चेहरों पर वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, और कवि कहता है कि एक लंबी सी लड़की है क्लास के अंदर जो कि अपने सर को झुकाए हुए बैठी है। इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो वो अपनी जो स्थिति है वो शर्म के मारे उसको अपनी स्थिति का आभास है, या तो वो इसलिए अपने सर को झुका के बैठी हुई है, या फिर उस पर उसकी गरीबी का जो बोझ है उसने उसको इतना कमज़ोर बना दिया है कि वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आईज, पेपर सीमिंग बॉय एक लड़का और भी है क्लास के अंदर जिसका जो शरीर है वो बिल्कुल कागज़ के जैसा है, जैसे कागज़ बिल्कुल पतला पतला होता है और
जब आप उसको एक्सपोज करते हैं लाइट में तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे के बारे में राइटर कहता है कि उस बच्चे का जो शरीर है वो बिल्कुल पेपर के जैसे पतला है। और उसकी आँखों के बारे में राइटर कहता है रेड साइज़। तो यहाँ पर जो रेड साइज़ है, यहाँ जो अलंकार इस्तेमाल किया गया उसको मेटाफर कहते हैं। मेटाफर अलंकार उस अलंकार को कहते हैं कि जहाँ पर दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट की आपस में किसी कैरेक्टरिस्टिक को लेकर तुलना की जाती है, बट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिमिली एंड मेटाफर। जैसे कि मैंने आपको पिछली कविता जो हमने डिस्कस की थी माई मदर एट 66, उसके अंदर मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच सिमिली के बारे में बताया था कि जिसके अंदर सेम यही क्वालिटी होती है, दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं और किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर उनकी आपस में तुलना की जाती है। लेकिन जो मेटाफर है वो सिमिली से इस वे में डिफरेंट होता है कि जहाँ सिमिली के अंदर लाइक या एज जैसे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके केवल ये कहा जाता है कि जो ए नाम की चीज़ है वो बी नाम की चीज़ से कि जैसी दिखती है। लेकिन जो मेटाफर होता है, मेटाफर में ए नाम की चीज़ को बी नाम की चीज़ के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है या उसको आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। तो अब कविता के अंदर आप देख सकते हैं, आपकी सहूलियत के लिए इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो रेड साइज़ है इसमें किस तरह का फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। तो रेड साइज़ जो कहा है वो उसकी अंदर की जो भूख है, जो नीड है, उसको दिखाने के लिए कवि ने रेड साइज़ के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है। जैसे आप देखते हैं कि घर में चूहा होता है तो चूहे की जो आंखें होती है वो कुछ ना कुछ खाने के लिए ढूंढती रहती हैं, कुछ ना कुछ कुतरने के लिए ढूंढती रहती है। तो चूंकि बच्चा पेपर स्विमिंग बॉय है, यानी कि उसकी जो फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल ज़ीरो है, उसकी जो फिज़ीक है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़त्म है। तो ऐसा बच्चा जो शायद मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है तो उसको हमेशा जो भूख है उसके दिमाग में रहती है। The stunted unlucky heir of twisted bones reciting the father's gnarled disease his lesson। अब उसी बच्चे के बारे में कहता है कि उसके जो फादर हैं, उसके फादर को एक तरह की डिजीज़ है जहाँ पर उनकी बोन्स थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, फिज़िकल स्ट्रक्चर बिगड़ चुकी है। तो इस बच्चे को अपने फादर से विरासत में वो बीमारी मिली है और वो अपनी डेस्क से अपना कोई पार्ट सुना रहा है। राइटर यहाँ इन लाइनों में फोकस करना चाहता है चूँकि ये बच्चे वैसे भी गरीबी के मारे हुए हैं, उनको अच्छा खाने के लिए नहीं मिलता, अच्छा पहनने के लिए नहीं मिलता, हाइजीनिक कंडीशन उनको रहने के लिए नहीं मिलती और ऊपर से उनको विरासत में बीमारियां भी मिल जाती हैं जो कहीं ना कहीं उनके जो पूर्वज होते हैं उनके अंदर पाई जाती हैं। तो ये चीज़ कही जा सकती है कि इन लोगों पर, इन बच्चों पर एक तरह की जो डबल मार है, डेस्टिनी का जो डबल इनजस्टिस है वो इन लोगों के साथ में हो रहा है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग। अब वो कहता है कि डिम क्लास, अब देखिए डिम क्लास क्यों कहा गया कि ये जो क्लास का एटमॉस्फेयर है इट शुड बी ब्राइटेड, हाईलाइटेड, इट शुड एक्सपोज टू द लाइट। अब यहाँ पर डिम क्लास का जो एक्सप्रेशन है उसको यहाँ भी मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, क्लास को डिम क्लास बोल दिया गया है। डिम का मतलब होता है कि जहाँ रोशनी बिल्कुल मध्यम होती है। तो इस डिम क्लास को आप उनकी कंडीशन के साथ में एसोसिएट कर सकते हैं। जो कविता यहाँ सजेस्ट करती है कि जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो उन डिम क्लास की तरह ही बिल्कुल डिम हो चुका है, अंधकार में हो चुका है, जिसमें कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। उसी नाउम्मीदी में एक बच्चा ऐसा है जो कि बहुत प्यारा है, यंग है। His eyes live in a dream of squirrels game in tree room. Other than this, जहाँ सही बच्चे कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो बच्चा है यंग और स्वीट, ये क्लास में जो बैठा हुआ है, इसका ध्यान उन क्लास की एक्टिविटीज़ में नहीं है बल्कि बाहर जो गिलहरी है, जो पेड़ पर जो गिलहरी है और वो बड़े प्लेफुल तरीके से खेल रही है, उसका ध्यान उस एक्टिविटी में लगातार जा रहा है। कविता की जो लाइनें हैं, स्टैंजा की जो लाइनें हैं, ये सजेस्ट करती हैं कि ये जो यंग और स्वीट है, अननोटेड, जिस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, इसकी आंखें सपनों में रहती हैं। यानी कि वो जो स्क्वायरल का गेम है, अब जो ये स्क्वायरल है, जो गिलहरी है,
ग्लेरी यहाँ सिम्बोलाइज करती है फ्रीडम का, कि उसके पास में फ्रीडम है, एक उसके पास में नेचुरल एक अच्छी जगह है रहने के लिए, और जो स्क्वायरल है वो प्रकृति में अपने आप को इंजॉय कर पा रही है। लेकिन ये जो बच्चे हैं ये अपने उस प्राकृतिक माहौल में, जैसा माहौल दूसरे बच्चों को मिल रहा है, एक नेचुरल और हाइजीनिक माहौल दूसरे बच्चों को मिल रहा है, ऐसा माहौल इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी उदास रहते हैं। On shower cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom, riding old cities, belled flowery Tyler's valley, open-handed map, awarding the world its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caves and stars upwards। अब देखिए क्लासरूम के अंदर और क्या चीज़ें हैं। अब कभी बात करता है क्लासरूम की दीवारों की, यानी कि उसकी जो दीवारें हैं क्लासरूम की वो ऐसी हैं कि जैसे दूध में जो पीलापन आ जाता है, दूध के फटने के बाद जो पीलापन दूध के अंदर आ जाता है, तो उनकी जो दीवारें हैं वो पीलापन लिए हुए हैं, यानी कि दीवारों पर पेंट नहीं किया गया है। और कभी बात करता है डोनेशन की, चैरिटी की बात करता है, यानी कि लोगों ने डोनेशन के थ्रू वहाँ पर कुछ चीज़ें दान दी हुई हैं, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज़। अब देखिए क्या होता है कि शेक्सपियर्स हेड कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि यहाँ जो शेक्सपियर का जो हेड है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है। शेक्सपियर का हेड यहाँ सिंबलाइज करता है उगते हुए सूरज को। डॉन के समय जब आपने देखा होगा कि सूरज जब उगता है तो ऊपर ऊपर से सूरज के जो एक कर्वेचर होता है वो दिखाई देता है, डोम की शेप का वो दिखाई देता है, जैसे आपने पेंटिंग्स में सीनरीज में देखा होगा उगते सूरज को, तो उस टाइम पे वो क्लाउडलेस होता है, जो अपनी जो दिव्य ज्योति है वो सब जगह फैलाने के लिए निकल पड़ता है। तो इन द सेम वे शेक्सपियर का जो बॉल्ड हेड है, जो उसका जो सामने का जो हेयरलेस जो उसका पार्ट है सर का, उसको सूरज की तरह दिखाया गया है और ऐसा लगता है जैसे कि सूरज उदय हो रहा हो। शेक्सपियर के बारे में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि शेक्सपियर इज़ द मोस्ट कोटेड एंड मोस्ट रीडेबल ऑथर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। और शेक्सपियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। दो एक चीज़ें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि शेक्सपियर जो अंग्रेज़ी सोसाइटी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लिटरेचर है, उसमें बहुत ही प्रोमिनेंट एक नाटककार रहे हैं जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ा जाता है। अंग्रेज़ी के ही एक दूसरे क्रिटिक रहे हैं थॉमस कार्लिल, जिन्होंने शेक्सपियर को एक कल्चर सिंबल बताया है। उनका एक ऐसे है थॉमस कार्लिल का, हीरो एंड हीरो वर्शिप, जिसके अंदर वो शेक्सपियर को काफ़ी प्रेज़ करते हैं और शेक्सपियर के बारे में कहते हैं कि शेक्सपियर इज़ आवर प्राइड। यानी जो अंग्रेज़ी सोसाइटी है, जो अंग्रेज़ी समाज है, वो शेक्सपियर को एक अपने कल्चर सिंबल के तौर पर, एक अपने प्राउड के तौर पर देखता है कि जिसने इंग्लिश लैंग्वेज और जो इंग्लिश सोसाइटी है, इंग्लैंड है, उसका नाम पूरी दुनिया में फेमस किया है। और इसके अलावा वो लिखता है कि हम लोग जो हमारी वेल्थ है, जो हमारा असली ट्रेजर है, वो हमारा शेक्सपियर है। हम बाकी सब चीज़ें छोड़ सकते हैं लेकिन हम शेक्सपियर को छोड़ नहीं सकते। तो शेक्सपियर अपने आप में कितनी बड़ी हस्ती है, आप इन चंद लाइनों से उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच शेक्सपियर इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब उसमें कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो आगे आती हैं। बेल्ड, फ्लावरी, टायरोलस वैली। टायरोलस वैली एक ऐसी घाटी है जो फूलों की घाटी है, तो अलग अलग पिक्चर्स वहाँ पर दिए गए, कहीं पर फ्लावरी वो पिक्चर लगे हुए हैं, कहीं टायरोलस वैली का उसमें फ़ोटो लगाया हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, और वहाँ दुनिया का एक नक्शा भी लगाया हुआ है। लेकिन फिर भी वो कहता है कवि, फॉर दीज चिल्ड्रन, इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज़ नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। ये जो सुंदर दुनिया का नक्शा दिखाया गया है, जो उनके क्लासरूम के दीवार पर चिपका हुआ है, कवि कहता है कि उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए ये जो नक्शा है वो उनकी दुनिया नहीं है, बल्कि आउटसाइड ऑफ द विंडो, जो बाहर की जो दुनिया है, विंडो के बाहर की जो दुनिया है, यानी कि उनका जो स्लम एरिया है, इनकी दुनिया तो यही है।
were all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and star words. अब वो कहता है कि नदियों से दूर, केप से दूर. केप, यहाँ जो वर्ड है केप्स, केप्स के दो मीनिंग होते हैं. एक मीनिंग होता है इट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम काइंड ऑफ क्लोथिंग आर्टिकल होता है. और इसको आप राइट हैंड साइड पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं. और दूसरा केव का मतलब होता है कि समंदर के अंदर जो उठी हुई ज़मीन होती है उसको भी केव कहा जाता है, जो आप स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं. तो कभी कहता है कि ये जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जो ब्यूटीफुल वर्ल्ड है, जो जो ये पिक्चर्स हैं, ये सब चीज़ें इन लोगों के लिए, इन बच्चों के लिए बेकार हैं, क्योंकि इनकी दुनिया आउटसाइड ऑफ द विंडो है. यानी कि आउटसाइड द विंडो क्या है? वो स्लम एरिया, जहाँ पर इनका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर कुछ नहीं है. जो राइटर कहता है कि उनका जो फ्यूचर है वो पेंटेड विद अ फॉग. जैसे फॉग जो होता है उसमें कुछ दिखता नहीं है, एक कोई विजिबिलिटी होती नहीं है. तो ऐसे ही ये जो स्लम एरिया है इसके अंदर इनके फ्यूचर की कोई विजिबिलिटी नहीं है. और जो नैरो स्ट्रीट हैं, वो जो तंग गलियां हैं, जिनको वो जो लेड स्काई, यानी कि जैसे जैसे आप उस गली में आगे बढ़ते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है जैसे कि आसमान नीचे की तरफ आ रहा हो. और ऐसा लगता है जैसे कि उस तंग गली में ही, जहाँ तक वो गली जाती है, वहाँ तक इनका जो फ्यूचर है वो उस लेड स्काई के द्वारा सील कर दिया गया हो. लेड स्काई, एक्चुअल जो लेड है, इस लेड का मतलब होता है लीड करना. ये लीड से लेड निकला हुआ है और ये पास्ट फॉर्म है. लीड जो वर्ड होता है, लीड की पास्ट फॉर्म होती है लेड. यानी कि जो आसमान है, तो वो जो आसमान उस स्लम एरिया के ऊपर जो आप देखते हैं, आसमान का जो हिस्सा है, उनकी जो तंग गलियां हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि आगे जा कर के सील हो गया हो. तो राइटर इस स्टैंजा के अंदर कहना चाहता है कि ऐसे जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो फ्यूचर हम अच्छा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं है और उनकी जो दुनिया है वो केवल उस स्लम की दुनिया है जिसको बाहर देख पा रहे हैं. सो दिस इज़ द पार्ट वन ऑफ द स्टोरी, पार्ट वन ऑफ द पोएम. एंड in the next part of the poem we will finish this poem, the remaining two stanzas. Till then, God bless you, and thank you very much, and I'll be meeting with you very soon in our next video.